गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज आरिफ मोहम्मद। वेलकम बैक टू माय चैनल एके सर केमिस्ट्री। हमारा टॉपिक चल रहा है 11th क्लास का एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके अंतर्गत हमने लास्ट क्लास में बात करी थी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। दोनों ही जो थ्योरीज थी उनसे एक चीज उभर कर सामने आई थी कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का होता है। जिस इलेक्ट्रॉन को अभी तक हम पार्टिकल मान रहे थे वह इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि आज की क्लास में अपन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, क्वांटम नंबर्स, और उसी क्वांटम नंबर से रिलेटेड पहले अपन एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, बोर ने जो बोहर मॉडल हमने पढ़ा था, तो बोहर क्या कह रहा था कि ये मान लीजिए नाभिक है, इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है और इलेक्ट्रॉन की नेचर को बोर बता रहा था पार्टिकल, कण प्रकृति बता रहा था। बट डी ब्रोगली या डी ब्रोए हाइपोथेसिस आया, उससे एक चीज उभर कर सामने आई कि जो इलेक्ट्रॉन है वह पार्टिकल न होकर वह क्या है, वेव है, तरंग है। हमने जिस प्रकार से बोर मॉडल पढ़ा तो हमने कह दिया इलेक्ट्रॉन एक कण है जो नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। बट अगर इलेक्ट्रॉन वेव है, तरंग है, तो क्या हम उसकी कोई निश्चित स्थिति बता सकते हैं? क्या नहीं बता सकते हैं। निश्चित स्थिति यहाँ पे हम शो नहीं कर सकते हैं। यहीं पे जो एक नई रिसर्च, नई डिस्कवरी, नए इन्वेंशन शुरू हो गए थे, तो यहाँ पे इसी वेव प्रकृति जब सामने आई तो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे श्रोडिंगर, उन्होंने इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड वेव इक्वेशन दी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो साउंड वेव थी उनसे रिलेटेड जो इक्वेशंस है वो पहले ही दे दी गई थी, बट इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड वेव इक्वेशन श्रोडिंगर के द्वारा दी गई थी। देखिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या थी, बात करते हैं इस वेव इक्वेशन के बारे में। देखिए, इक्वेशन क्या है, कहां से आई, ये हमें इस स्टैंडर्ड में डिस्कस नहीं करना है। हमें यह श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखनी है क्या थी। देखिएगा, इसे डी भी लिख सकते हैं, डेल भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर जाई। एक चीज और बता दूं, त्रिशूल सा दिखाई दे रहा आपको, इसको PSI लिखते हैं, कुछ लोग इसको शाई बोलते हैं, कुछ जाई बोलते हैं, एज यू विश। डेल स्क्वायर या डेल टू जाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस बी जाई इज इक्वल टू 0। यह श्रोडिंगर के द्वारा वेव इक्वेशन दी गई जो कि आपके सामने है। इस इक्वेशन को कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस स्टैंडर्ड में ना तो आपको इसका डेराइव पढ़ना है, ना ही इस इक्वेशन को आपको कोई बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना है। सिर्फ यहाँ पे ये देख लेना है कि कौन कौन सी जो टर्म्स दी गई है वह क्या है। देखिएगा, सबसे पहले एक्स वाई जेड देखिए। एक्स वाई जेड क्या है, तीन अक्ष, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अपन इस तरह से शो करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड जो तीन अक्ष होते हैं त्रिविम में, उन त्रिविम के तीन अक्षों को एक्स वाई जेड से शो किया गया है। वन इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आप किसी कमरे के कोने को देखकर इन तीनों एक्सिस का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात देखिए यहाँ पे एच जो शो किया गया, व्हाट इज एच? एच इज प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक, प्लैंक स्थिरांक। VE है इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, V है इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, और जाई है तरंग फलन। जाई क्या है? तरंग फलन है।
ठीक है, तो अपन ने एक्स वाई जेड बता दिया, y बता दिया, h बता दिया, e भी बता दिया, बचा m। व्हाट इज m? m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यह है श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट की गई वैल्यूज क्या क्या है, इसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है। अब जो श्रोडिंगर इक्वेशन में तीन एक्सिस प्रेजेंट किए गए हैं, एक्स वाई जेड, इन्हीं तीन एक्सिस के अनुदिश तीन वेरिएबल, तीन चर प्राप्त होते हैं। तीन अक्षों से क्या प्राप्त होते हैं? तीन अक्षों से क्या मिलते हैं? तीन चर या बोले वेरिएबल प्राप्त होते हैं। इन्हीं तीन अक्षों से क्या प्राप्त हो रहे हैं? तीन चर प्राप्त हो रहे हैं। और ये तीन चर, यही तीन चर क्या कहलाए? तीन क्वांटम संख्याएं। इन्हीं तीनों चरों को क्या कहा गया? क्वांटम संख्याएं। ठीक बात है। तो यहां पे ध्यान दीजिए कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ गई। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो तीन एक्सिस शो किए गए हैं, उसी से क्या प्राप्त हुए? तीन चर, तीन वेरिएबल प्राप्त हुए। और इन्हीं तीन वेरिएबल को क्या कहा गया? तीन क्वांटम संख्या प्लस एक क्वांटम संख्या और होती है जो हमें श्रोडिंगर इक्वेशन से प्राप्त नहीं होती है, क्वांटम संख्या। ठीक है, ओके। अब यहां पे मैं एक बात बता दूं कि जिस प्रकार से बोर ने कहा था कि कोई इलेक्ट्रॉन है वह एक निश्चित पथ में चक्कर लगाता है, इस निश्चित पथ को कक्ष या ऑर्बिट कहा गया था। जिस पथ पे चक्कर लगा रहा उसको हम क्या कह रहे थे? कक्ष या ऑर्बिट कह रहे थे। बट यहां पे जब वेव नेचर सामने आई तो जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस स्थान के लिए शब्द यूज किया गया ऑर्बिटल। शब्द क्या यूज किया गया? ऑर्बिटल। ध्यान दीजिएगा, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को किससे शो करते हैं? जाई स्क्वायर से। जो आपने यहाँ पे जाई यूज करा, इस जाई का स्क्वायर ही क्या कहलाता है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को हिंदी में बोलते हैं कक्षक। कक्षक क्या है? देखिए इतनी बात हमारी हो गई। अब अपन कक्षक की बात करते हैं। इन तीनों एक्सिस से क्या प्राप्त हुए? तीन वेरिएबल। यहां से क्या मिली? इन्हीं तीन वेरिएबल को क्या कह रहे हैं? क्वांटम संख्या। साथ में एक क्वांटम संख्या हो रहा है। चार क्वांटम संख्याएं हमें डिस्कस करनी है, पर उससे पहले थोड़ी सी और बात करते हैं। देखिए हमने कहा ऑर्बिटल कक्षक, जिसको अपन शो किससे कर रहे हैं? जाई स्क्वायर से। ध्यान दें, जिस वर्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा था उस वर्ताकार पथ को मैं यहां बोर्ड पे शो कर सकता हूं। पर अभी जब तरंग प्रकृति आ गई है तो तरंग कैसी होती है? त्रिविमीय होती है। उसके लिए तीन एक्सिस की आवश्यकता होती है। और इसी त्रिविमा के कारण, तीन विमा के कारण, जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या जहां इलेक्ट्रॉन की वेव प्रेजेंट है, उसकी प्रायिकता, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, उसी स्थान को क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। यानी एक त्रिविमीय स्थल है, एक त्रिविम स्थल है परमाणु का, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक है। उसी को क्या कह रहे हैं? कक्षक कह रहे हैं। देखिए क्या है? परमाणु का वह त्रिविमीय स्थल जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है, कक्षक कहलाता है। कक्षक कहलाता है। इसी कक्षक को हम कहते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल यानी परमाणु का एक त्रिविमीय स्थल है। त्रिविम जैसे घन त्रिविम होता है, प्रिज्म त्रिविम होता है, उसी प्रकार से कक्षक भी एक त्रिविमीय स्थल है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता, एक फिक्स एड्रेस नहीं है, हमें प्रोबेबिलिटी, एक
संभावना मिलती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, जो इलेक्ट्रॉन के उपस्थित सबसे ज्यादा उपस्थित हो सकता है, उसी को क्या कह रहे हैं, कक्षक कह रहे हैं। इसको डिनोट करते हैं जाई स्क्वायर से। अब हम बात करते हैं आगे क्वांटम संख्याएं क्या है। क्वांटम संख्या मैंने आपको बता दिया, जो 3 एक्सिस थे उससे 3 चर मिले थे, वेरिएबल मिले थे, वहां से 3 क्वांटम संख्याएं मिली थी। एक क्वांटम संख्या वहां से नहीं मिली थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर्स या क्वांटम संख्या। क्या है क्वांटम संख्या? क्वांटम संख्याएं, जो 3 क्वांटम संख्याओं की हमने बात करी है, वह 3 क्वांटम संख्याएं इस ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करती है, इस कक्षक को एक्सप्लेन करती है, यानी इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को एक्सप्लेन करती है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहां उपस्थित है। जिस प्रकार से हमारे घर का एक निश्चित पता होता है, एड्रेस होता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का भी एक एड्रेस होता है, और उसी एड्रेस को डिनोट कौन करती है, क्वांटम संख्याएं प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो इन्हीं संख्याओं को क्वांटम संख्याएं कह रही है। क्वांटम संख्या क्या क्या बताएंगे, देखिए क्वांटम संख्या कक्षकों का आकार बताएंगे, कक्षकों की आकृति बताएंगे, कक्षकों की संख्या बताएंगी, और चौथी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का चक्रण बताएंगे। ये 4 क्वांटम संख्याएं हमें डिस्कस करनी है विद द मॉडर्न कॉन्सेप्ट के साथ। जो क्वांटम मॉडल है, क्वांटम मॉडल जो हम पढ़ रहे हैं वेव लेक्चर वाला, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 4 बातें लिखी है। एक कक्षक का आकार बता रही है, एक कक्षकों की आकृति बता रही है, एक कक्षकों की संख्या बता रही है, एक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण बता रही है। इसी के साथ हम एक चीज और रिलेट कर सकते हैं, कौन सी, एक और इसके साथ में संकल्पना जोड़ी जा सकती है कि कक्षकों का आकार बताएगी या कोश की जानकारी। कोश कौन सा, बोर वाला, जिसमें अपन कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कोश की जानकारी। कक्षकों की आकृति बताएगी या उपकोश की जानकारी देगी, और कक्षकों की संख्या बताएगी, जो संख्या यहां पे अपन डिस्कस करेंगे। तो जो कक्षकों का आकार या कोश की जानकारी दे रही है, उस क्वांटम संख्या को कहा गया मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे n से डिनोट करते हैं। दूसरी, जो कक्षकों की आकृति या उपकोश की जानकारी दे रही है, उसे कहा गया दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसे L से डिनोट करते हैं। कक्षकों की संख्या बताने वाले क्वांटम संख्या को कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे M से डिनोट करते हैं। और लास्ट है कक्षकों का चक्रण बताने वाली क्वांटम संख्या, जिसे चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं, इसे S से डिनोट करते हैं। तो ये 4 संख्याएं जिनसे ये इंफॉर्मेशन मिलती है, उनको क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या, एक क्वांटम संख्या कक्षक की आकार बता रही है या कोश की जानकारी दे रही है, उसे कह रहे हैं मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी, कक्षकों की आकृति बता रही है, उपकोश की जानकारी दे रही है, इसे हम कह रहे हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। कक्षकों की संख्या बता रही है, इसे हम कह रहे हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। और फोर्थ है कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण, जिसे चक्रण क्वांटम संख्या कह रहे हैं। तो इन्हें देखिए हम क्या कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो कक्षकों का आकार, आकृति,
संख्या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इन तीनों को जोड़ के क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन की स्थिति। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आदि की जानकारी देती है, क्वांटम संख्याएं कहलाती है। तो जो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल हम पढ़ रहे हैं उसी में हम बात कर रहे हैं क्वांटम संख्याओं की, जिसमें हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की जानकारी देने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? क्वांटम संख्याएं कहते हैं। व्हाट इज क्वांटम नंबर्स? कौन से नंबर्स? वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की जानकारी देती है, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। ये इसकी जनरल डेफिनेशन हो गई। अब अपन बात करते हैं क्वांटम संख्याओं की डिटेल स्टडी के बारे में। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में आपके क्लियर हो गया। कक्षक क्या है? वह 3D के स्थल परमाणु का जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक है। क्वांटम नंबर क्या है? कहां से प्राप्त हुए थे? श्रोडिंगर इक्वेशन देखी, उसे 3 चर प्राप्त हुए, चौथी इलेक्ट्रॉन के चक्रण से रिलेटेड है। कौन सी संख्याएं हैं? जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा की हमें जानकारी दे रही है। अब हम इन क्वांटम संख्याओं को क्रम से डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या जिसे बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ओके, ध्यान दें। सबसे पहले इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। यह कक्षकों के आकार अथवा कोश की जानकारी देती है। यह क्वांटम संख्या हमें कक्षकों का आकार बताएगी। अब कक्षकों का आकार जितना बड़ा होगा कोश उतना ही बड़ा होगा, कक्षकों का आकार जितना छोटा होगा कोश उतना ही छोटा होगा। ठीक है, इसको अपन रिलेट करा के पढ़ेंगे दोनों को, आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो n से प्रदर्शित करते हैं, इंफॉर्मेशन किसकी देती है? कक्षकों के आकार की या कोश की जानकारी। ठीक है, इसे इसकी वैल्यूज n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। n के मान 0 से इनफाइनाइट तक होते हैं। n के मान 0 से इनफाइनाइट तक होते हैं, यानी कि 0, 1, 2, सॉरी 1 से 0 मैंने बाई मिस्टेक पुट कर दिया, 1 से होगा यहाँ पे मान 1 से इनफाइनाइट तक होते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से इनफाइनाइट तक इसके वैल्यूज होती है। जिससे n का मान अगर 1 होता है मीन्स कक्षक उतना ही छोटा होगा, कक्षक उतना ही छोटा होगा। 2 का मान बड़ा होगा, कक्षक बड़ा होगा। 3 का मान फिर बड़ा, चौथा बड़ा, इस तरह से कक्षकों का आकार है वो बढ़ता जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक बात करें अपन ऊर्जा की, तो जैसे जैसे k का मान n का मान बढ़ रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे हम बात करें मुख्य क्वांटम संख्या के मान बढ़ रहे हैं, उसके साथ ऊर्जा भी बढ़ेगी। हमने पहले की क्लास में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो किसी भी nth सेल की जो ऊर्जा होती है उसको अपन लिखते हैं -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में आ रही है ना वैल्यू, इसलिए n की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अपन ये भी कह सकते हैं यह क्वांटम संख्या हमें ऊर्जा का मान बताती है।
अब देखिएगा n के मान हमने बोले 1 2 3 4 होते हैं, तो n का मान मान लीजिए 1 2 3 4 और इनसे रिलेटेड कोस कौन कौन से होते हैं, कोस की जानकारी लिखा ना अपन यहाँ, कोस कौन कौन से होते हैं, तो कोस या इसको क्लास भी बोलते हैं। जैसे n का मान आपको 1 मिल रहा है तो इससे संबंधित होगा k कोस, 2 मिल रहा है l कोस, 3 मिल रहा है n कोस, 4 मिल रहा है n कोस, इस प्रकार से इनकी वैल्यूज होती है। यानी यह क्वांटम संख्या आपको कोस की इंफॉर्मेशन दे रही है। एक बात है, इतनी वैल्यू आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आगे इन तीनों को पढ़ने के बाद फिर से कुछ और इंफॉर्मेशन यहाँ से अपन कलेक्ट करने वाले हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो दूसरी क्वांटम संख्या है उसकी अपन बात करें। दूसरी क्वांटम संख्या है हमारी दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं फिर से बता दूं, डिनोट n से कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कक्षकों के आकार की या कोष की जानकारी दे रही है। डिनोट n से करते हैं, n की वैल्यू शुरू 1 से इनफाइनाइट तक होती है, n का मान 1 है तो k कोष, 2 है l कोष, 3 है m कोष, 4 है n कोष, इसी प्रकार से k l m n o p आगे चलते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटम नंबर है दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसे डिनोट स्मॉल l से करते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या, इसे स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यह कक्षकों की आकृति यानी शेप एंड या क्या बोल सकते हैं, या उपकोष की जानकारी। क्या माना जा रहा है, कोष किस में बंटा हुआ है, उपकोष में बंटा हुआ है। वास्तव में किसकी जानकारी दे रही है, कक्षकों की आकृति की दे रही है। पर एक और यहाँ पे अपन साथ में कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि कोष था, n किसकी इंफॉर्मेशन दे रही थी, कोष की, तो l किसकी दे रही है, उपकोष की। जो कोष है वो किस में बंटा हुआ है, उपकोष में बंटा हुआ है। उपकोष की जानकारी देती है। ठीक है, l के मान हमेशा या n के मान 0 से n-1 तक संभव है। n के मान 0 से n-1 तक संभव है, यानी हमेशा l का मान n से 1 कम रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कैसे देखिएगा, मान लीजिए n का मान 1 है तो l का मान होगा 0, क्योंकि 1 कम पॉसिबल है, इसलिए n का मान 1 तो l का क्या हो गया 0। n का मान है 2, तो 2 के लिए कितने मान पॉसिबल हो सकते हैं, 0 से n-1 तक। तो n-1 2 तो हो नहीं सकता, l का मान 2 नहीं हो सकता, परंतु 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। कभी भी n और l के मान समान नहीं होंगे। ठीक, अब n का मान 3, तो l का मान क्या होगा 0 हो सकता है। इसको देखना, ये लिख रहा हूं मैं, रिवाइट कर रहा हूं। n का मान 1 तो l का मान 0, n का मान 2 तो l का मान 0 या 1, n का मान 3 तो l का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। 3 कभी नहीं होगा, क्योंकि 0 से n-1 तक हो सकता है। n का मान है अगर 4 तो l का मान होगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, पर 4 नहीं हो सकता।
n से हमेशा क्या रहेगा, एक कम रहेगा। तो n का मान 1 है तो l के संभावित मान कितने होंगे, 1 0। 2 है तो संभावित मान क्या होंगे, 0 और 1। 3 है तो संभावित मान होंगे 0 1 2 और 4 है तो संभावित मान होंगे 0 1 2 3। अब हमने कहा था ये देती है उपकोष की जानकारी। उपकोष, कौन सा उपकोष इससे रिलेटेड होगा, देखो n का मान 1 तो l का मान 0। अगर l का मान 0 है तो कौन से उपकोष की बात की जा रही है, s उपकोष की बात की जा रही है। कौन से उपकोष की, s उपकोष की बात की जा रही है। अगर l का मान है 0, यहां पे देखिए l का मान 2 तो l का मान 0 और 1। अगर 0 वैल्यू है कौन सा उपकोष होगा, हमेशा s उपकोष। अगर l का मान 1 है तो कौन सा उपकोष होगा, p उपकोष। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। l का मान, n का मान 3 तो l का मान 0 0। अरे 0 तो किसके लिए होता है, s के लिए होता है। 0 तो किसके लिए होता है, s के लिए होता है। 1 किसके लिए होता है, 1 तो p उपकोष के लिए होता है, ये पहले देख लिया अपन। अब आया 2 तो 2 किसके लिए होगा, d उपकोष के लिए। यदि l का मान 2 है इसका मतलब कौन से उपकोष को डिनोट कर रहा है, d को। और यदि हमसे कहे d उपकोष तो d उपकोष के लिए l का मान क्या होगा, 2। p के लिए क्या होगा, 1। p के लिए क्या है, 1। s के लिए क्या है, 0। s के लिए क्या है, 0। s के लिए क्या है, 0। किसका मान, l का, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का। ठीक है, और ये सारे कौन से उपकोष, उपकोष कौन कौन से आए, s p d f g। जी अभी तक नहीं आया है, s p d f हमें 4 ही पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पे अभी तक अपन ने क्या देख लिया, s उपकोष के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का मान 0 होगा, p के लिए 1 होगा, d के लिए 2 होगा। इसी प्रकार से यदि n की वैल्यू 4 हो तो l के कौन कौन से मान संभव हो सकते हैं, 0 1 2 3। पर कभी भी 4 नहीं होगा क्योंकि n के मान है उनके बराबर कभी भी l के मान नहीं हो सकते हैं। हमेशा l के मान n-1 तक ही होंगे, यानी जितने n के मान है उससे 1 कम रहेंगे। अब l की वैल्यू मिली 0 मीन्स कौन सा उपकोष, s। 1 के लिए p, 2 के लिए d और 3 के लिए f। यानी s उपकोष के लिए हमेशा l का मान होगा 0, p के लिए हमेशा l का मान होगा 1, d के लिए हमेशा l का मान होगा 2 और f के लिए l का मान होगा 3। g अभी तक कहीं भी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिला है जिसमें g प्रेजेंट हो, तो एक तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ओके, इसके अलावा इस क्वांटम संख्या के द्वारा कोणीय संवेग कैलकुलेट किया जा सकता है। इस क्वांटम संख्या से हम कोणीय संवेग ज्ञात कर सकते हैं, कक्षीय कोणीय संवेग। इस क्वांटम संख्या से हम कक्षीय कोणीय संवेग ज्ञात कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है h/2π√L+1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए हमें s कक्षक का कोणीय संवेग ज्ञात करना है। s कक्षक का कोणीय संवेग ज्ञात करना है। s कक्षक के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर ये वैल्यू 0 आएगी पूरा का पूरा क्या हो गया, 0, यानी s कक्षक का कोणीय संवेग क्या है, 0 है। इसी प्रकार से p का ज्ञात करना है तो p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1। यहाँ पे 1 पुट करके आप कैलकुलेशन करके p की कोणीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग ज्ञात कर सकते हैं। d के लिए कितना होता है, l का मान 2, तो यहाँ पे 2 पुट करके आप d कक्षक के लिए कक्षीय कोणीय संवेग ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से f के लिए l का मान होता है 3, तो आप f कक्षक का कक्षीय कोणीय संवेग भी आप एजीम्यूथल क्वांटम संख्या के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने 2 क्वांटम संख्याएं डिस्कस करी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या। अगली क्लास में हम चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आपको पूरी जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपके समझ में आ गई होगी। पढ़िए, नोट्स बनाइए, लिखते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए। इसी वादे के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट काम पढ़ते रहिए। बाय बाय।